क्या कभी सोचा है कि नमक जैसी एक मामूली सी चीज आखिर बनती कैसे है? या हमारे शरीर के अंदर बिजली के छोटे-छोटे सिग्नल कैसे दौड़ते हैं? इन सब का जवाब पदार्थ के सबसे छोटे कणों में छिपा है। तो चलिए, आज हम परमाणुओं के उस रोमांचक सफर पर निकलते हैं, जहां वे आयन बन जाते हैं और हमारी पूरी दुनिया को एक नया आकार देते हैं। तो असल में सवाल यही उठता है कि वे कौन से बुनियादी नियम हैं जो इतने सरल पदार्थों से हमारी इतनी जटिल दुनिया को बनाते हैं। ये सवाल हमें सीधे केमिस्ट्री के दिल में ले जाता है, जहां छोटे-छोटे बदलाव भी बहुत बड़े नतीजे ला सकते हैं। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इन हिस्सों में बटी होगी। हम परमाणुओं के एकदम शांत, न्यूट्रल दुनिया से शुरू करेंगे, फिर उस नाटकीय बदलाव को देखेंगे जब वे चार्ज होकर आयन बनते हैं, और आखिर में जानेंगे कि इस बदलाव से क्या कुछ नया बनता है। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदारों को जानना जरूरी होता है ना? तो केमिस्ट्री की इस कहानी में हमारे मुख्य किरदार हैं तत्व और परमाणु। चलिए, सबसे पहले इन्हीं से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्व की। ये होता क्या है? असल में ये एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन या फिर सोना। ये हमारे आसपास मौजूद हर चीज के, आप कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और हाँ, हर तत्व बना होता है परमाणुओं से। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे ध्यान में रखना होगा। परमाणु जो होते हैं वे नेचुरली न्यूट्रल होते हैं, मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये जीरो का बैलेंस ही हमारी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक परमाणु के अंदर क्या होता है? इसके तीन मेन हिस्से हैं: पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन, न्यूट्रल यानी बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। जब तक पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की गिनती बराबर रहती है, परमाणु न्यूट्रल बना रहता है। चलिए, अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। यह है परिवर्तन का दौर। आइए देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल शांत, न्यूट्रल परमाणु अचानक एक चार्ज वाला पार्टिकल बन जाता है। और इस नए चार्ज्ड पार्टिकल को ही हम कहते हैं आयन। अब आयन कुछ नहीं, बस एक ऐसा परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉनों का हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ा गया है। या तो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, या फिर उसे कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। इसे समझने के लिए ना सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक नॉर्मल सोडियम परमाणु में 11 पॉजिटिव प्रोटॉन और 11 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हिसाब बराबर, ये न्यूट्रल है। लेकिन अब सोचिए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो क्या हुआ? इसके पास 11 प्रोटॉन तो अब भी हैं, पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 रह गए। मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और ये एक पॉजिटिव सोडियम आयन बन गया। तो अब यहां से कहानी दो रास्तों पर जाती है। परमाणु या तो पॉजिटिव बन सकते हैं या फिर नेगेटिव, और इन्हीं को हम कहते हैं धनायन और ऋणायन। तो ये धनायन, जिन्हें कैटायंस भी कहते हैं, ये तब बनते हैं जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है, जिससे उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरी तरफ है ऋणायन या एनायंस। ये तब बनते हैं जब कोई परमाणु एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। धनायन का एक और बढ़िया एग्जाम्पल है कैल्शियम। इसका परमाणु क्या करता है? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जिससे उस पे +2 का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो बन जाता है कैल्शियम धनायन। इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है। कैटियन में कैट शब्द है ना, तो बस सोचे कि बिल्लियां हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। थोड़ा फनी है, पर हाँ, ये याद रखने में मदद करता है कि कैटियंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं ऋणायन पर। क्लोरीन परमाणु को देखिए, ये क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे इसके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयन बनते ही इसका नाम क्लोरीन से बदलकर क्लोराइड हो जाता है। लेकिन एक मिनट, ये सब होता क्यों है? मतलब परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन क्यों खोते या पाते हैं? आखिर इस सबके पीछे कोई वजह तो होगी। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी वजह है, और वो वजह है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। देखिए, हर परमाणु की एक ख्वाहिश होती है कि उसके सबसे बाहरी ऑर्बिट या शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। इसी को केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल कहते हैं, और इसी स्थिरता को पाने के लिए ये सारा खेल होता है। इसे समझने के लिए चलिए वापस नमक बनने की कहानी पर चलते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है सोडियम। अब इसके बाहरी शेल में बेचारे के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। 7 और इलेक्ट्रॉन ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए यह सोचता है कि इस एक को ही छोड़ दूं तो ज्यादा आसानी से स्टेबल हो जाऊं। और अब एंट्री होती है कहानी के दूसरे कैरेक्टर की, क्लोरीन। इसके बाहरी घेरे में 7 इलेक्ट्रॉन हैं,
मतलब इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से तो कहीं ज्यादा आसान है कि कहीं से एक मिल जाए, है ना? और बस यहीं पर कहानी का क्लाइमैक्स आता है। सोडियम, जिसे एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना था, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसे एक की सख्त जरूरत थी। अब देखिए, सोडियम भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी, दोनों स्टेबल आयन बन गए। तो इस पूरे लेन देन का नतीजा क्या निकला? ये जो नए चार्ज वाले आयन बने हैं, ये अब अकेले नहीं रहते। ये एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं और कुछ नया बनाते हैं। जब पॉजिटिव सोडियम आयन और नेगेटिव क्लोराइड आयन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो बनाते हैं एक आयोनिक कंपाउंड। और इस केस में वो कंपाउंड और कुछ नहीं बल्कि हमारा रोज का टेबल सॉल्ट यानी NaCl है। वैसे ये जानना भी जरूरी है कि कंपाउंड बनाने का ये अकेला तरीका नहीं है। आयनिक कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं एक से दूसरे के पास, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स जैसे कि पानी में परमाणु इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं, मतलब आपस में बांट लेते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, तत्व परमाणुओं से बने हैं जो नॉर्मली न्यूट्रल होते हैं। फिर स्टेबिलिटी पाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव धनायन या इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव ऋणायन बन जाते हैं, और यही आयन मिलकर आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। और अंत में एक सवाल, हमारे शरीर की हर एक हरकत, यहाँ तक कि हमारी सोच भी सोडियम और कैल्शियम जैसे आयनों के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिकी है। तो क्या ये दिखाता नहीं कि जिंदगी असल में इन छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स का एक कमाल का डांस ही तो है? इस पर सोचिएगा जरूर।